अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा रही हूँ जिसमें हम बिल्कुल अब एंड की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जो हमारी बुक की एक्सरसाइज के हैं। तो सबसे पहले बुक की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसके लिए अब हमें चलना पड़ेगा लेक्चर की तरफ। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने हाइड्रोकार्बन्स का ये जो चैप्टर है इसके एंड पे जा रहे हैं और जितने कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने लेने थे, सीखने थे, वो हमने सीख लिए हैं। और जैसे कि हम हमेशा से हमारा पैटर्न रहा है कि हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो अब हम वही करने लगे हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं? हमारी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको किस तरह से लिखना है, कैसे आपका आंसर कंप्लीट होगा और कैसे फिर हमें पता लग जाएगा कि पेपर में हमारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ही इजी डिफरेंस है, आप सबको आता है कि हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं कि जिनमें कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं वो कंप्लीट होते हैं सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, जिसको हम कौन सी क्लासिफिकेशन में ले जाते हैं? एल्केन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? 2 कार्बन एटम्स के दरमियान जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, इसको हम कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इस तरह से क्या होगा कि आपने पहले तो बताना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किन बॉन्ड्स को कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी आपका अनसैचुरेटेड में आता है, डबल भी आता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करना है। कोई एक एग्जाम्पल भी तीनों की ड्रॉ करें। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, एल्केन में मीथेन ड्रॉ कर दें, एल्कीन में आप इथीन कर दें और एल्काइन में इथाइन या एसिटाइलिन कर दें। इस तरह आपकी एग्जांपल्स हो जाएंगी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये बता दें कि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। नथिंग डिफिकल्ट ना, हमें ऑलरेडी पता है कि एल्केन में अगर हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हो तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन में करने हो तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है। और एल्काइन के हमने जब भी हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। 8 में से 2 निकालेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो हाइड्रोजन आपके पास होंगे 6। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना लेंगे ना तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर दी एल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स एल्केन का नाम है, हम सबको याद है। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत थोड़ी होती है। रिएक्टिविटी कंपोनेंट में सबसे पहली बात जो हमने की थी वो यही की थी कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं और सिंगल बॉन्ड है, उसको टूटने की जल्दी जरूरत ही नहीं पड़ती। इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से इनको पैराफिन कहा जाता है। और आपने जब एल्केन का बताना है कि उनको पैराफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है। साथ ही साथ कोई स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दें ताकि पता लग जाए कि एल्केन है, सैचुरेटेड है, इसी वजह से पैराफिन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हमें हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? हमने जब एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ी थी तो आप सबको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं उसकी, तो आपके पास डबल बॉन्ड टूट जाता है और आपके पास जो कंपाउंड बनता है प्रोडक्ट साइड पे, दैट इज कॉल्ड एन एल्केन। हाइड्रोजिनेशन हो जाती है ना। कंडीशंस क्या थी? आपने ये परफॉर्म कराना है निकल में, निकल की प्रेजेंस में, साथ ही साथ 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर दे देना है। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपने किस तरह से रिएक्शन करवाना है। आपने क्या किया? एल्कीन की हाइड्रोजिनेशन कराई, विच मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एल्केन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या होगा कि आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा जिससे आपने एल्केन प्रिपेयर किए। यही रिएक्शन आपकी एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करता है कि अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं एल्कीन की तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। तो ये बात, दोनों बातें लिखनी बहुत जरूरी है। और किस तरह से ये दोनों बातें हो रही हैं कि एक तरफ तो यही आपके पास रिएक्शन एल्कीन की रिएक्टिविटी शो कर रहा है, दूसरी तरफ यही रिएक्शन एल्केन प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारी की सारी बातें डिटेल में आपने अपने क्वेश्चन में लिखनी है। जो रिएक्शंस हमने पढ़े हैं उनको भी आपने ज़रूर एक्सप्लेन करना है। वो रिएक्शन सेम है, या तो आप प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में करवा दें, उनको कैटलिस्ट बना दें, या आप निकल को कैटलिस्ट बनाएं और 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दें। साथ ही साथ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में हमने ये भी पढ़ा था कि वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी के अंदर कन्वर्ट करने में ये वाला प्रोसेस हमारे पास यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर एल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड। अब एल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन किस तरह होती है?
देखें, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। आप सबने याद रखना है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो हमने 9th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी हैं। एक होती है रिडक्शन, एक होती है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन की एडिशन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की एडिशन। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर आपसे पूछा गया है हाउ आर एल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड, तो इसका मतलब है कि उनकी रिडक्शन कैसे हो रही है। और रिडक्शन किस तरह होगी कि ऑलरेडी जो आपके पास हैलाइड मौजूद है, हैलोजन मौजूद है, वो आपके एल्काइल के साथ से निकल जाएगा, वहां आके आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड द रिजल्टेंट कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी एन एल्केन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। केमिकल रिएक्शन इसमें हमने पढ़ा था, वो केमिकल रिएक्शन आपने लाजमी यहाँ लिखना है और आपने बता देना है इस तरह से कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा है और आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर एल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल। देखिए, एल्केन फ्यूल के तौर पे क्यों यूज होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एल्केन की बात फ्यूल से रिलेट कहाँ पे हुई, नेचुरल गैस में सबसे पहली बात हुई। आपने हमेशा ये बताना है कि फ्यूल में क्योंकि बहुत मेजॉरिटी कंटेंट प्रेजेंट है एल्केन का, फिर अगर इनको बर्न करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये हीट प्रोवाइड करते हैं, ये आपके पास फ्यूल के तौर पे एक्ट कर लेते हैं। ये किसी भी चीज़ में आप ट्रांसपोर्टेशन में इसको एज अ फॉर्म गैस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल गैस में 85% एल्केन है। ठीक है, तो आपके जहाँ जहाँ एल्केन की प्रेजेंस सोर्सेज हमने पढ़े थे ना, वहाँ वहाँ क्योंकि वो चीज़ें नेचुरल गैस है, 85% एल्केन है, उसी को कंप्रेस नेचुरल गैस बना दें तो वो ऑटोमोबाइल का फ्यूल बन जाता है, इसीलिए वो यूज़ हो जाते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि ये इनकी कंबस्शन की प्रॉपर्टी बन जाती है। कंबस्शन में इनको जब आप बर्न करते हैं, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, तो इस तरह से ये बड़े अच्छे फ्यूल्स बन जाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उतनी हीट प्रोवाइड करते हैं जितनी के चाहिए होती है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम एल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड। देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर तो आप इथीन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके दो ही हमने रिएक्शन पढ़े थे, आप सबको याद है। एक तो हमने यूज़ किया था एल्कोहल, पहले उसकी बात करते हैं। एल्कोहल में स्टूडेंट्स हमारे पास आपने याद रखना है कि एल्कोहल का जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या है कि उसमें से आपने वाटर रिमूव करना है। कैसे रिमूव होगा, एल्कोहल का रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। अब ये जो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये मजीद क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसकी मजीद डीकम्पोजिशन होगी और आपके पास जो हाइड्रोजन सल्फेट कंपोनेंट है वो निकल जाएगा। जो पीछे रह जाएंगी चीज़ें उनमें से हाइड्रोजन भी निकल जाएगा एल्काइल में से और आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये रिएक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। पेपर में जब लिखना है तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में पूरा रिएक्शन लिखना है जैसे हमने उसको पढ़ा था। साथ ही साथ दूसरा इथाइल ब्रोमाइड से किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो आप सबको याद है कि हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की थी कि हमने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड्स में से हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ और साथ ही साथ हैलोजन भी रिमूव हुआ। फर्दर इथीन बन जाएगा आपके पास। अगर आप यहाँ पे जो पेरेंट कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट साइड पे यूज़ कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड, अगर वो इथाइल हैलाइड है तो इथीन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए थे, आपने वो रिएक्शंस ज़रूर कोट करने हैं। उन रिएक्शंस के बगैर समझें ये क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है क्योंकि इनमें पूछा ही आपसे उन रिएक्शंस के बारे में जा रहा है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन विद अ केमिकल टेस्ट। प्रोपेन को प्रोपीन से डिफ्रेंशिएट करना है किसी केमिकल टेस्ट से। अगर आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, जिसको हमने बेयर्स टेस्ट भी बोला था, तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन KMnO4 सिर्फ और सिर्फ प्रोपीन की करेगा, प्रोपेन की नहीं करेगा। ठीक है, और प्रोपीन के अक्रॉस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है कि आपके पास या तो आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज़ कर लेना है या आपने ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट करवा देनी है और आपको पता लग जाएगा कि प्रोपीन प्रेजेंट है। प्रोपेन के साथ ये दोनों चीज़ें रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर एल्कीन्स कॉल्ड ओलेफिन्स। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केन की जब बात की हमने कहा वो पैराफिन्स हैं, एल्कीन्स की बात करें इनको हम ओलेफिन्स कह रहे हैं। ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कब बनाते हैं ये ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स? तब बनते हैं स्टूडेंट्स जब लोअर मॉलिक्यूलर मास जो एल्कीन्स हैं दे रिएक्ट विद हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं छोटे एल्कीन्स एंड दे प्रोड्यूस ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स जिनको हम ओलेफिन्स कहते हैं। ये बात याद रखनी है, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है एल्कीन्स की वजह से, इसलिए उनको ओलेफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स की रीजन मैंने आपको बता दी, ओलेफिन्स के बाद आपने खुद याद रखनी है, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स बनते हैं। कब बनेंगे? जब हेलोजेंस के साथ रिएक्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एल्केन कांट बी ऑक्सीडाइज विद KMnO4 सॉल्यूशन। एल्केन को आप KMnO4 सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर सकते? उसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि जब ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो आपके पास ऑलरेडी जो मौजूद कंपाउंड है उसके अंदर इतनी जगह होनी चाहिए कि उसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो सके। अब एल्केन ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, उनके 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट हैं, जितने हाइड्रोजन ने बनाने हैं वो भी कंप्लीट हैं। एल्केन्स को और किसी बॉन्ड की ज़रूरत तो है नहीं। अब क्योंकि एल्केन को किसी और बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं अगर वो एल्केन है तो उसमें और ऑक्सीडेशन नहीं होगी उसकी, और सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं स्टूडेंट्स, उसकी रिडक्शन भी नहीं होगी। इस वजह से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि जो एल्केन है वो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम KMnO4 सोल्यूशन को एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन यूज करते हैं, क्योंकि अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होगा जिसमें एल्कीन्स आती हैं, एल्काइन आते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? वही चीजें मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपने इनको पेपर में कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखें एडिशन रिएक्शन, सबसे पहली बात आप सबने याद रखनी है स्टूडेंट्स के आपके एल्केन देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एल्कीन्स देंगे एडिशन रिएक्शन। एक और कंपाउंड भी जो है आपको एडिशन रिएक्शन देते हैं वो है एल्काइंस, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या से अनसैचुरेटेड कंपाउंड जितने होते हैं वो सारे के सारे आपको एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। इसी वजह से आपके पास एल्कीन और एल्काइन के जितने आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल। बस एक चीज़ याद रखनी है, स्पेसिफाई ज़रूर कर देना है कि एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स देंगे। तो आपने याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन जो कंपाउंड्स देंगे उनको कहते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई दैट एल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसको जस्टिफाई करें कि एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे? मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, कार्बन के बॉन्ड्स कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कैलकुलेट करें। हाइड्रोजन के बॉन्ड भी कैलकुलेट है और जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेन चीज है कार्बन, उसके बॉन्ड भी पूरे हैं, ठीक है। बॉन्ड्स क्योंकि कंप्लीट हैं और बॉन्ड बन नहीं सकते, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, एल्केन में उसने ऑलरेडी बनाए होते हैं। क्या होता है इस वजह से कि आप अब मजीद कार्बन का 5th बॉन्ड नहीं बना सकते। इसी वजह से कोई एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिस तरह निकलेगा और उसकी जगह कोई और मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मींस यू सब्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल, यू रिमूव हाइड्रोजन एंड यू सब्स्टिट्यूट अनदर मॉलिक्यूल इन इट्स प्लेस, ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे एल्केन्स का, चाहे मीथेन का बनाएं, इथेन का बनाएं, और आप शो करेंगे कि देखें सिंगल बॉन्ड्स कंप्लीट है, तो आप इस बात को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे कि व्हाई डू एल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। याद रख लेना है, ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एल्केन्स की प्रॉपर्टी है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एल्कीन्स और एल्काइंस की प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। तो एल्केन के जितने रिएक्शंस पढ़े हैं वो सारे के सारे आप बना के दिखा सकते हैं, स्पेशली फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है ना स्टूडेंट्स, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा भी जाता है, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन को एज एन एग्जांपल बना दें और इस बात को आप एक्सप्लेन कर दें कि कैसे आपके पास क्लोरीन तब तक अटैच नहीं होता एग्जिस्टिंग मीथेन मॉलिक्यूल में जब तक उसका एक हाइड्रोजन नहीं निकलता, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन तक आप पहुंच जाएंगे जब आप देखेंगे और आप दिखाएंगे एग्जामिनर को कि देखें पिछला एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला तभी तो क्लोरीन ऐड हुआ है। तो इस तरह आप जस्टिफाई कर देंगे कि वाई एल्केन गिव substitution reactions, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड, स्टेट द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। देख बिल्कुल जरूरी क्वेश्चन है और पेपर में ये बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट से भी पूछा जाता है कि अब क्या पूछा इन्होंने कहा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ठीक है, एल्कीन भी है एल्काइन भी है, उनके दरमियान बड़ा एक जो कहते हैं ना स्पार्कलिंग डिफरेंस जो स्ट्राइक कर जाता है, जिसका पता लग जाता है देखते साथ कि हाँ जी ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है? तो आपको पता है कि एल्कीन और एल्काइन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्काइन में जबकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ रही है? एल्केन को सैचुरेटेड इससे कहते हैं क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्कीन को हम अनसैचुरेटेड इससे कहेंगे उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एल्काइन को अनसैचुरेटेड क्यों कहेंगे? उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो अनसैचुरेटेड तो आप एल्कीन और एल्काइन दोनों को कह सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों में फर्क है। और वो जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मॉलिक्यूलर डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन क्या चीज होती है?
नाम से आपको पता लग गया होगा एल्काइंस हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाए थे जिसमें डॉट एंड क्रॉस का मैंने आपको बताया था कि आपने खुद सॉल्व करने हैं। सिर्फ आपको मैंने तरीका वो भी सिखाया था कि कैसे आपने अपने कार्बन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से शो करना है, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को आपने क्रॉस से शो करना है, फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देनी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल और वो सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं, वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, मैंने आपको टास्क में दिए थे, इसलिए वो सारे के सारे आपने सॉल्व करने। क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, आपने वही स्ट्रक्चर बनाने भी हैं, ठीक है। इथाइन का स्ट्रक्चर पूछा गया, इथाइन वही चीज़ है एसिटाइलिन जिसका हमने इतनी दफ़ा जिक्र किया। तो एसिटाइलिन में 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन हैं, 3 इनके दरमियान बॉन्ड है, इसको आपने शो करना है। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इनके स्ट्रक्चर बनाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सबको पता है C2H2 है। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शो करेंगे, और स्ट्रक्चरल फार्मूला शो करेंगे तो आप फिर दिखाएंगे कि कैसे सारे बॉन्ड्स अलग-अलग कहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखें, हमने इस पे बहुत डिटेल में बात की है, मैं आपको बता देती हूँ पॉइंटर्स के हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की बहुत कंपेरेबल होती है, मतलब हाइड्रोकार्बन में जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से बहुत सिमिलर होती है, जिस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत थोड़ा होता है, इसलिए जो कंपाउंड होता है वो पोलर नहीं बनता, वो नॉन पोलर बन जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करनी है, साथ में ये बात करनी है कि वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं, इसीलिए वो वाटर जैसे पोलर सब्सटेंसेस में डिसॉल्व नहीं हो पाते। वाटर जैसे पोलर सब्सटेंसेस में डिसॉल्व होने के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ज़रूरी क्या चीज़ है कि हाइड्रोकार्बन आपका पोलर इन नेचर हो, उसके ऊपर कोई चार्जेस आए। चार्जेस नहीं आते, चार्जेस ना आने की वजह से वो वाटर जैसे पोलर सब्सटेंसेस में तो हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन नॉन पोलर में हो जाते हैं, जिसकी मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल सिखाई भी हैं। इथाइल अल्कोहल आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन है, फिनोल है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इनका मैंने इतनी दफ़ा नाम लेके सिखाया है, इनको बार बार आप रिपीट किया करें ताकि आपको भी याद रहे। उनके नाम लिख देने आपने यहाँ पे कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की क्या है, आप सबको याद है कि एल्केन में हमारे पास स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है, सबसे बेसिक कौन सा है, मीथेन है। क्यों, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, डेंसिटी इंक्रीज होगी, और पहले 4 आपके पास वो हैं जो गैसेज हैं, फिर उसके बाद लिक्विड्स और सॉलिड्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कार्बन नंबर जिस तरह चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लेमेबिलिटी के बारे में भी लिखना है, क्योंकि जो स्मोक प्रोड्यूस होती है वो उतनी हैवी नहीं है जितनी एल्कीन और एल्काइन में है। ये बात समझ में आ रही है। और ये बात भी लिख देनी है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है उस तरह से फ्लेमेबिलिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इथेन फ्रॉम इथीन। इथेन को इथीन से आइडेंटिफाई करना है, प्रोपेन को प्रोपीन से आइडेंटिफाई करना है, जौन सा मर्जी एल्केन के मुकाबले में एल्कीन आ जाए। आपने याद रखना है कि आइडेंटिफिकेशन का तरीका सिर्फ यही है कि आपने अनसैचुरेशन के जितने टेस्ट पढ़े हैं उनको यहाँ पे कोट करें। आपने पढ़ा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, आपने पढ़ा है बेयर्स टेस्ट जिसमें ऑक्सीडेशन विद KMnO4 हो रही है, उनको यहाँ पे आपने कोट कर देना है। तो क्या होगा कि आपके इन टेस्ट में क्या होता है, डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे तो आके ब्रोमीन और KMnO4 की से ऑक्सीडेशन हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रिएक्शन ही नहीं देगा, तो आपको फर्क पता लग जाएगा। आप चाहे इथेन इथीन हो, इथेन को डालें ब्रोमीन वाटर में कोई रिएक्शन नहीं आएगा, इथीन को डालें ब्रोमीन वाटर में, ब्रोमीन वाटर का रेड ब्राउन कलर चेंज हो जाएगा। आप ऑक्सीडाइज करें इथेन को KMnO4 से, कोई चेंज नहीं आएगा। आप करें इथीन को, आपके पास 2 OH ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे जिसकी वजह से ग्लाइकोल बना था, 1,2 इथेन डायोल, जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं जो सेम है, इसी वजह से वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो फर्क जब भी एल्केन और एल्कीन का डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन लिख देने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस ऑन एडिशन ऑफ इथीन इन इट। देखें, रिएक्टेंट साइड पे आपके पास ब्रोमीन है जिसका रेड ब्राउन कलर है। अब आपके ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है इथीन के साथ या किसी भी अल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दें। अब रिएक्शन के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, जिस तरह इस क्वेश्चन में कहा गया इथीन के साथ रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन के बाद ब्रोमीन अटैच हो जाएगा उन कार्बन्स के साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इसकी वजह से जो नया कंपाउंड बनेगा उसके अंदर आपके पास उसके अंदर आपके पास ब्रोमीन अटैच हो चुका होगा। अब ये जो नया कंपाउंड बना है, क्योंकि ये नया कंपाउंड है, ये
इथीन के साथ जाके अटैच होकर ब्रोमीन का बना है। अब इसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी जो ब्रोमीन में है। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ये बात डिस्कस की थी कि हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को पहचानने का तरीका अक्सर कलर भी होता है। जब आपका रिएक्शन हो जाता है और वो प्रोडक्ट साइड पे चला जाता है तो कोई कलर का मेजर चेंज आ जाता है। अब डबल बॉन्ड की जरूरत थी ब्रोमीन को इथीन में ऐड होने के लिए, तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, ब्रोमीन ऐड हुआ और उसके बाद रिएक्शन के क्या हुआ, 1,2 इथेन डायोल आपके पास बन गया, जिससे पता लग गया कि ये क्योंकि नया कंपाउंड है उसमें ब्रोमीन ऐड हो चुके हैं। अब ब्रोमीन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में वो रेड ब्राउन कलर का था, तो इसी वजह से वो जो नया कंपाउंड बनता है वो कलरलेस होता है, तो कलर चेंज हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो रिएक्टेंट का ओरिजिनल कलर होता है वो प्रोडक्ट में जाके चेंज हो जाता है, इसीलिए कलर का चेंज आता है। और यही बात है जो हमारी बेसिस फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। इथीन, इथीन का इंपॉर्टेंट यूजेस हम सबको याद है, हमने पढ़े थे कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज होता है, एनेस्थेटिक के लिए यूज होता है, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, जौन सा मर्जी लिखते हैं, जौन सा आपको याद होने का वन इंपॉर्टेंट यूज लिखे, आप कोशिश करें सारे आते हो, फिर उनमें से जौन सा मर्जी आपको याद आए मौके पे वो लिख दीजिए। एसिटाइलिन, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है जो वेल्डिंग पर्पसेस में यूज होता है, ये भी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो सकता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी ये यूज होता है। देन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आप सबको याद है कि रबर और वैक्सेस का सॉल्वेंट है और इसके साथ साथ ये एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है। तो आपको समझ आ रही है कि इन सबके हमने किस तरह यूजेस लिखे। आप स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, पेपर में ये क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे, इस वजह से इनकी एक दफा प्रैक्टिस जरूर करें। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि हर क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो लिखे होने ज़रूरी हैं। आप इन सब की दोबारा प्रैक्टिस करें और ज़रूर करें। जब मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ किया करें, क्योंकि ये वाली प्रैक्टिस आपके पेपर में बहुत काम आएगी। तब आप जब बुक को रिवाइज करेंगे पेपर देने से पहले तो आपको ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़ नहीं करेगी कोई भी चीज़ और आपको ज़्यादा देखना भी नहीं पड़ेगा। हर चीज़ साथ साथ याद करने से अच्छे तरीके से याद रह भी जाती है। इन क्वेश्चन को आप रिवाइज करें, दोबारा सॉल्व करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।